Welcome to the lecture series on Computer Fundamentals and Programming in C. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jhajjar. So today we are studying Problem Solving and C Programming Fundamentals. That is Chapter 2. Outline of this lecture is what is algorithm, flowcharts, decision table, and pseudocodes. What is algorithm? We need to follow a sequence of steps to complete a task. Such a finite sequence of steps required to get desired output is called algorithm. तो कोई भी हम टास्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है कि पर्टिकुलर ऑर्डर में हम कुछ भी करेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जब उन स्टेप्स को हम लिख लेते हैं एक सीक्वेंस में, दैट बिकम्स एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल, गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज के लिए तैयार होते हैं तो उस पर उठते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बैग पैक करते हैं, फिर बस लेके कॉलेज पहुँच जाते हैं। इसमें क्या बहुत सारे स्टेप हुए, किसी भी स्टेप को आप चेंज नहीं कर सकते कि पहले ये तो क्या आपका वर्किंग चेंज हो जाएगी, आउटपुट डिफरेंट हो सकता है। तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप आपने क्या किया, फॉलो किया टू रीच द कॉलेज। मेकिंग ए डिश, खाना बनाते हो तो सीक्वेंस होता है, रेसिपीज को बोलते हैं। राइडिंग ए बाइसिकल, सॉल्विंग ए पजल, तो ऑल दीज फॉर्म आर एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम। एग्जांपल देखते हैं, राइडिंग ए बाइसिकल, टेक आउट बाइसिकल फ्रॉम हाउस, पहले हम साइकिल को घर से बाहर निकालेंगे, फिर सीट पे बैठेंगे, फिर उसे पेडलिंग स्टार्ट कर देंगे और ब्रेक यूज करेंगे जहाँ भी हमें रुकना होगा, स्लो करना होगा साइकिल को। उसके बाद हम जहाँ पे जाना है डेस्टिनेशन हमारी, वहाँ पे रुक जाएंगे। तो क्या हुआ हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू कंप्लीट ए टास्क ऑफ राइडिंग ए बाइसिकल। तो 5 स्टेप हुए हमारे, ठीक है। तो इसे ये क्या हुआ हमारा एल्गोरिथम फॉर राइडिंग ए बाइसिकल। तो इससे क्या समझे आप, एल्गोरिथम है और नेचुरल लैंग्वेज लिखते हैं हम। एल्गोरिथम आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, इट कुड बी इन इंग्लिश, हिंदी, मैंने पहले भी शायद फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ सारा सब कुछ ही। तो इसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, इसको आप किसी भी लैंग्वेज में राइट अप कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 45 एंड 54। पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड द नंबर्स विच कैन डिवाइड द नंबर्स, ठीक है। तो डिविजर्स ऑफ 45 क्या होंगे, 1, 3, 5, 9, 15, 45। इन सब से नंबर से 45 को हम डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 0। अच्छा, डिविजर्स ऑफ 54, 1, 2, 3, 6, 9, 18 और 27। अब में क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ये सारे अगर आप देखोगे सारे डिविजर्स हैं, ये सारे डिविजर्स हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। इनमें ग्रेटेस्ट कॉमन सबसे बड़ा नंबर और जो दोनों में कॉमन हो। पहले कॉमन क्या है 1, 1। इससे आगे को देखते इससे बड़ा अगर कोई मिलेगा तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। क्या 3, इससे बड़ा तो हम यहाँ तक पहुँच गए। 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, क्या 9 सबसे बड़ा, ठीक है। क्या 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 27, 14 सबसे बड़ा कॉमन कौन सा हुआ, दिस वन। दिस इज द लार्जेस्ट कॉमन और ग्रेटेस्ट कॉमन। वट इज दिस, दीज आर डिविजर्स ऑफ 45 एंड 54। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन डिविजर फ्रॉम दिस टू लिस्ट, वो क्या हमारा है 9। हमारा हो क्या, तो उसके स्टेप क्या क्या हमने फॉलो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ठीक है। तो दिस इज अ वेलकम एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 45 एंड 54। नाउ व्हाई वी नीड एन एल्गोरिथम, प्रोग्रामर राइट्स ए प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू डू सर्टेन टास्क एज डिजायर्ड। हमारी जरूरत के हिसाब से कुछ काम हमने कंप्यूटर से लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रोग्राम लिखेंगे। The computer then follows the steps written in the program code. Therefore, the programmer first prepares a roadmap of the program to be written before actually writing the code. हम कोई भी काम करने से पहले, हम जैसे स्कूल जा रहे हैं उससे पहले क्या हम वो काम तो डेली कर रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग में तो प्रिपरेशन किया होगा ना कि हमें शाम को बैग पैक करना है, सुबह उसमें टिफिन रखना है, तो स्टेप्स हम पहले प्रिपरेशन करते हैं अपने। तो प्रोग्राम राइटिंग से पहले हमें उसका एक फ्लो चार्ट पूरा रेडी कर लें कि मैं ये काम पॉइंट वाइज, मैं पॉइंट पहले ये काम करना है, फिर सेकंड दूसरा काम करना है, फिर थर्ड, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ हमें अगर हम रिटर्न फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होंगे हमारे होंगे वो, अगर मैं अपना नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें हमारी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख लेंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग ईजी हो जाएगी। विदाउट ए रोड मैप द प्रोग्रामर मे नॉट बी एबल टू क्लियरली विजुअलाइज द इंस्ट्रक्शन टू बी रिटन। अगर पहले हम उसको रोड मैप तैयार नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं कि हम उस तरह को सीक्वेंस चेंज कर दें या कोई पॉइंट मिस कर दें, कोई स्टेप मिस कर दें, तो उससे क्या होगा हमारा प्रोग्राम सोल्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती है।
तुम्हारा प्रोग्राम आउटपुट चेंज हो सकता है। एंड मे एंड अप डेवलपिंग ए प्रोग्राम विच मे नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। जैसा हमें प्रोग्राम चाहिए था वैसा वो काम नहीं करेगा अगर हम उसको रोड मैप को फॉलो नहीं करते हैं तो। सच ए रोड मैप इज नथिंग बट द एल्गोरिथम विच इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम कोई भी हम बनाएंगे उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है हमारा, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ठीक है हमारा तो प्रोग्राम भी हमारा ठीक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग यूजिंग ए सर्च इंजन, हम गूगल सर्च करते हैं, याहू सर्च करते हैं, बिंग सर्च करते हैं, वो क्या है उसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप होंगे हमारी। पहले पता होना चाहिए कि हम क्या सर्च करना है, उसके बाद कौन सा सर्च इंजन यूज करना है, किस लैंग्वेज में सर्च करना है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर सर्च इंजन आउटपुट देगा हमें। सेंडिंग ए मैसेज, किसको सेंड करना है, क्या मैसेज सेंड करना है, ठीक है, कौन सी सिम से करना है, तो क्या हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप है उसके लिए भी। फाइंडिंग ए वर्ड इन डॉक्यूमेंट, कौन सा वर्ड ढूंढना है और किस डॉक्यूमेंट में ढूंढना है, तो हमें उसके लिए सीक्वेंस होंगे स्टेप्स की। बुकिंग ए टैक्सी फ्रॉम ऐप, परफॉर्मिंग ऑनलाइन बैंकिंग, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ऑल आर बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। क्योंकि हर चीज़ में सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे, वो हमें फॉलो करने होंगे और हमारा काम हो जाएगा। राइटिंग एन एल्गोरिथम इज मोस्टली कंसिडर्ड एज फर्स्ट स्टेप टू प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले क्या हम क्या प्रोग्रामिंग के लिए क्या करेंगे, एल्गोरिथम राइट अप करेंगे, उसके भी आगे हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे बाद में। इफ द एल्गोरिथम इज करेक्ट द कंप्यूटर विल रन द प्रोग्राम करेक्टली। अगर एल्गोरिथम ठीक होगा तो हमारा आउटपुट भी ठीक आएगा। एवरी टाइम, खास बात क्या, हर बार ठीक होगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हमारा एक बार ठीक हो गया तो आगे वो ठीक ही परफॉर्म करता रहेगा। सो द पर्पज ऑफ यूजिंग एल्गोरिथम इज टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशंस। तो हम जो भी प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकालने के लिए अच्छा एल्गोरिथम होगा तो हमारा आउटपुट अच्छा आएगा, रिलायबल आएगा, एक्यूरेट आएगा। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स, अब ये कैसे पता लगेगा हमें कि एल्गोरिथम अच्छा है, तो प्रिसीजन, द स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टेटेड एंड डिफाइंड। तो हर स्टेप को हम क्लियरली डिफाइंड करेंगे। यूनिकनेस, रिजल्ट्स ऑफ ईच स्टेप आर यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड द रिजल्ट ऑफ प्रीसीडिंग। पहले क्या हो चुका है और अब इनपुट क्या देंगे उस पर डिपेंड करेगा हमारा हर स्टेप। तो वो यूनिकली डिफाइंड होना चाहिए, कोई ये नहीं कि सेम स्टेप को हम बार रिपीट करें ना, हर यूनिकली डिफाइंड। फाइनाइटनेस, एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। ये नहीं कि इतने स्टेप हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे प्रोग्राम में कि ख़त्म ही ना हो, इट मस्ट हैव सम लिमिट्स। इनपुट, इनपुट रिसीव करेगा, आउटपुट देगा, तो एल्गोरिथम में इनपुट और आउटपुट मैंडेटरी है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, हमने एल्गोरिथम सीख लिया, एल्गोरिथम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, बाइसिकल राइडिंग का हमने लिखा दिखा वो हमारा एल्गोरिथम था। अब इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड। नाउ व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फ्लो चार्ट के हेल्प से, क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा। एल्गोरिथम में अब तक क्या क्या था हमें, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स था, दैट इज इन टेक्सचुअल लैंग्वेज था अब तक हमारा, उसको हम एक विजुअल फॉर्म देंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम मेड ऑफ बॉक्सेस, डायमंड्स एंड अदर शेप्स connected by arrows. Each shape represents a step of the solution process and the arrow represents the order of link. कि किस सीक्वेंस, एरो क्या दिखा, किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। अब देखते हैं, दीज आर द सिंबल्स और यूज्ड इन फ्लो चार्ट। ये सिंबल यूज करेंगे स्टार्टिंग एंडिंग के लिए, तो ये क्या पे हुआ, ये हमेशा दो बार होगा, एक स्टार्टिंग में एक एंडिंग में। प्रोसेस, कोई भी हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं उसके लिए हम यूज करेंगे ये, जैसे हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, या कोई और कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो ऐसे मल्टीपल जितने भी प्रोसेस होंगे सारे वो, तो मैं कंप्यूटेशन जितने भी काम होंगे सारे काम लिखेंगे इस ब्लॉक में। ठीक है, रेक्टेंगल। ये हमारा डिसीजन, डिसीजन में क्या होता है, कंडीशन जहाँ भी आएगी, ब्रांचिंग जहाँ भी होगी, अगर ट्रू है तो इधर जाए, अगर फॉल्स है तो इधर जाए, और एरर है तो इधर आगे एग्जिट हो जाए। तो जहाँ भी कंडीशन मल्टीपल हमारे पास चॉइस होंगी, ट्रू फॉल्स येस नो 1 2 3, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, डिसीजन का यूज। दिस इज वी आल्सो कॉल इट डायमंड शेप। ठीक है, उसके बाद ये पैरेललोग्राम, ये किस लिए यूज करेंगे हम, इनपुट और आउटपुट के लिए। तो एल्गोरिथम में क्या होगा, इनपुट मैंडेटरी है और आउटपुट मैंडेटरी है, तो ये भी क्या होगा, दो बार होगा, ये दो बार मैंडेटरी है, ये दो बार मैंडेटरी है,
ये आपके पास चॉइस है, होंगे या नहीं होंगे। प्रोसेस तो एटलीस्ट एक बार तो होगा, क्योंकि कुछ तो हम कर ही रहे हैं, केवल इनपुट आउटपुट तो कर ही नहीं रहे हम। अगर केवल इनपुट आउटपुट कर रहे हैं तो ये तो होंगे होंगे। एरो क्या है, हम इन सब को कनेक्ट करेगा। तो एरो क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, नंबर का स्क्वायर पता करना है। तो क्या हुआ, पहले लिखते हैं एल्गोरिथम, दिस इज अवर एल्गोरिथम। क्या हमारा एल्गोरिथम, एल्गो इनपुट इन नंबर एंड स्टोर इट इन नम। तो ये हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर ली। कंप्यूट द एन नम इनटू, दोनों को 2 बार गुणा कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा हमारा। स्टोर इट इन स्क्वायर, ये क्या हमारा एक और वेरिएबल है, इसमें स्टोर किया। प्रिंट स्क्वायर, तो हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एक स्टार्टिंग के लिए चाहिए, ये हमने स्टार्टिंग का सिंबल लगा दिया। उसके बाद क्या हमारे ये इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए सिंबल है हमारा पैरेललोग्राम, तो ये हमने इनपुट कर दिया यहाँ से। इस लाइन का मतलब स्टेप 1 हो गया यहाँ पे। तो कंप्यूट नम इनटू नम एंड पुट इनटू स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेस ब्लॉक हो गया। उसके बाद क्या है अभी प्रिंट स्क्वायर, ये क्या हमारा है आउटपुट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया, इससे रिप्रेजेंट कर दिया। और कुछ जो चीज़ स्टार्ट हुई है वो स्टॉप भी होगी, तो मैं सेम वही शेप यहाँ पे दोबारा यूज़ कर ली। तो ये हमारा कितने बार यूज़ हुआ, स्टार्टिंग और एंडिंग 2 बार, इनपुट आउटपुट कितना 2 बार, प्रोसेस 1 बार, दैट्स ऑल। अब देखते हैं सूडो कोड। तो एल्गोरिथम को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, एक तो फ्लो चार्ट, दूसरा सूडो कोड। सूडो कोड इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम। इट इज कंसिडर्ड ए नॉन फॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू राइट एल्गोरिथम। ये कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, मतलब फॉर्मल मीन्स इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, या अपने प्रोग्रामर के कंफर्ट के हिसाब से होगी। द वर्ड सूडो मीन्स नॉट रियल, सो सूडो कोड मीन्स नॉट रियल कोड। तो जो कोडिंग हम करेंगे इसमें या कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, तो रियल कोड नहीं होगा वो, ठीक है। दिस इज नॉट रियल कोड, इट इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर मस्ट फॉलो इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। पर्टिकुलर ऑर्डर में सीक्वेंस हम एल्गोरिथम था उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सीक्वेंस आपकी मेंटेन रहेगी, ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा। इट इज़ इंटेंडेड फॉर ह्यूमन रीडिंग, ताकि आदमी को समझ में आ सकती है हम कर क्या रहे हैं। एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन रीडेबल है, तो कंप्यूटर को रीडेबल नहीं होगा इजिली। नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एग्जिस्ट फॉर राइटिंग ए सूडो कोड, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता इसका, सब अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन कुछ हमने क्या किया है, कुछ कीवर्ड्स हैं इसको हमने फॉर्मलाइज कर रहे हैं कि हाँ सब इसको यूज़ करेंगे तो क्या है, मेरे को समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए क्या किया, इनपुट के लिए हमने इनपुट कीवर्ड यूज़ कर लिया। जहाँ भी हमें कंप्यूटेशन होगा जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो सारे उसके लिए हम ये कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। आउटपुट के लिए क्या करेंगे, प्रिंट यूज़ कर लिया। इंक्रीमेंट के लिए ये, डिक्रीमेंट के लिए डिक्रीमेंट। जहाँ भी हमारा डिसीजन आ जाएगा एक टाइप से, 2 रास्ते जहाँ पे हमारे पास हैं, तो वहाँ पे हम मल्टीपल ब्रांचेज जहाँ पे हो रही हैं उसके लिए हम इफ एल्स यूज़ कर लेंगे। वाइल हम यूज़ कर लेंगे लूपिंग के लिए, किसी चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स, जहाँ पे हमारी डिसीजन है कि हाँ चीज़ ट्रू होगी या फॉल्स होगी। दीज आर सम नॉट स्टैंडर्ड, दीज आर सम नोटेशंस दैट हैव बिकम फॉर्मल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं कि यही आप यूज़ करो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। Write an algorithm to display sum of 2 numbers entered by user using both pseudocode and flowchart। तो हम क्या एल्गो कैसे रिप्रेजेंट करे थे हम, फ्लोचार्ट से भी और सूडोकोड से भी। और इसमें दोनों हमारे दिखाए हैं। सूडोकोड क्या है, ये हमारा सूडोकोड इसी चीज़ के एल्गोरिथम के लिए, और ये हमारा है फ्लोचार्ट, ठीक है। सूडोकोड में क्या है, इनपुट, हमने इनपुट के लिए क्या यूज़ किया, इनपुट कीवर्ड यूज़ कर लिया। इनपुट num1, यूज़र से हमने इनपुट ले लिया num1 में, फिर इनपुट 2 ले लिया, फिर हमने कंप्यूट यूज़ किया, कंप्यूट रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और फाइनली आउटपुट कैसे दिया, प्रिंट के हेल्प से। सेम चीज़ हम कर रहे हैं, स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, स्टार्ट किया। ये क्या था हमारा इनपुट के लिए, तो इनपुट कैसे लेंगे, रीड num2, इनपुट हो गया तो आउटपुट वही होगा। ये क्या हमारा कंप्यूटेशन, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ये हमने हमारा क्या प्रोसेस ब्लॉक। ये फिर फाइनली हमारा आउटपुट ब्लॉक और स्टॉप। तो इसमें हमारे एल्गोरिथम भी हो गया,
ये एल्गोरिथम हो गया पूरा हमारा, ठीक है। उसका ये सूडो कोड इधर, और ये हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है सूडो कोड के? बिफोर राइटिंग कोड्स इन हाई लेवल लैंग्वेज, सूडो कोड ऑफ प्रोग्राम हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ इंटेंडेड प्रोग्राम। तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में काम आते हैं। तो आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, सूडो कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम को ही हम दोनों चीज़ों में यूज कर सकते हैं, एल्गोरिथम, सूडो कोड, फ्लो चार्ट, ऑल दिस गिव ए फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर आइडिया। By writing the code first in human readable language, the programmer safeguard against leaving out any important। हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका कोई चीज़ मिस हो जाए हमारे से, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लेंगे तो क्या हुआ, हम कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। बोलते हैं पहले डॉक्यूमेंट कर लो उन चीज़ों को, उसके बाद उसको प्रोग्राम करना। फॉर नॉन प्रोग्रामर्स, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, एक्चुअल प्रोग्राम्स आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, उनको समझ में नहीं आएंगे। बट सूडो कोड हेल्प्स देम टू रिव्यू द स्टेप्स टू कन्फर्म द प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग टू अचीव ए डिजायर्ड रिजल्ट। तो अगर कोई मैनेजर है कंपनी का, कोई बड़ी पोस्ट पे है, तो उसको प्रोग्रामिंग मोस्टली नहीं आती, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, श्योरिटी नहीं है। तो क्या होगा, उनको समझ, लेकिन बताएं कैसे उसको, समझाएं कैसे कि हम क्या कर रहे हैं। सूडो कोड उसको समझाने में हेल्प करेगा। फ्लो चार्ट से उसको समझा सकते हैं हम, यहाँ भी ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसे ये इनपुट देंगे हम, ये आउटपुट मिलेंगे, ये हमारी सीक्वेंस ऑफ स्टेप होगी, तो उसके लिए हम सूडो कोड हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि सूडो कोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको कोई भी समझ सकता है, जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं? एम्बिग्यूटीज फ्री, इसमें कोई एम्बिग्यूटीज नहीं बचेगी हमारी, ठीक है। सूडो कोड इज ए मिडवे बिटवीन इंग्लिश एंड हाई लेवल लैंग्वेज बट फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का मल्टीपल, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, इसमें क्या है, मीनिंग कोई नहीं हुआ, क्योंकि लिमिटेड कीवर्ड्स हम उसको यूज कर रहे हैं, दे आर फिक्स। इजी टू अंडरस्टैंड, समझना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम इसको नेचुरल लैंग्वेज में यूज करते हैं। इजी टू ट्रांसलेट, इट इज़ वेरी क्लोज टू हाई लेवल लैंग्वेज। हम क्या करें, हाई लेवल लैंग्वेज की टर्म एग्जैक्ट सिंटेक्स यूज नहीं कर रहे, लेकिन उसे सिमिलर इनपुट के लिए इनपुट यूज़ किया, आउटपुट के लिए प्रिंट यूज़ कर लिया, तो सिमिलर प्रिंट की जगह आउटपुट यूज़ कर सकते हैं हम। तो क्या है, उसके सीक्वेंस पैरेलल हम चल रहे हैं, सो कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड टू कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसे अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारी ईजी हो जाएगी। कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, ठीक है। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग, सारे कीवर्ड्स हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई यानी कि आपको इसके डिक्शनरी चेक करनी पड़े, मीनिंग चेक करनी पड़े ना, सिंपल वर्ड सारे, तो ऑटोमेटिक इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन टूल, जैसे कोई कंपनी अपना कुछ नया स्टार्ट कर रही है, तो उसके लिए एक वेबसाइट चाहिए, उसको एक मोबाइल ऐप चाहिए, एक एंड्रॉयड की, एक विंडोज़ की, एक एप्पल iOS डिवाइसेस के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, सभी पे अलग अलग प्रोग्रामर होंगे, सबकी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, तो इन दैट केस क्या होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट फंक्शनिंग सभी की सेम है, तो क्या करेंगे, एक सूडो कोड करो, ताकि वो सभी प्रोग्रामर्स उसको समझ सकें। मल्टीपल, कोई एंड्रॉयड वाला जावा पे काम करेगा, वेबसाइट वाला उसका PHP पे काम कर रहा हो, एप्पल वाला स्विफ्ट लैंग्वेज पे काम कर रहा होगा, विंडोज़ के लिए डॉट पे फ्रेमवर्क पे काम कर रहा होगा, तो प्रोग्रामर्स सारे अलग 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 लैंग्वेज समझ रहे हैं। कॉमन चीज़ क्या होगी, सूडो कोड। एक हमने सूडो कोड लिख दिया सबके लिए, जो कि सबके लिए कॉमन होगा, सब उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो उनमें कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। और नुकसान क्या है इसके, इसमें एक तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम वही आखिरी में वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन में नहीं मिलेगी। नो स्टैंडर्डाइजेशन, कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, हमने इनपुट लिखा उसकी जगह हम करते हैं यूज़र इनपुट लिख सकते हैं, प्रिंट की जगह आउटपुट लिख सकते हैं, हमने जो कंप्यूट लिखा उसकी जगह प्रोसेस लिख सकते हैं, तो हम अपने खुद के कीवर्ड सेट करके उसके हिसाब से अपना खुद का स्टैंडर्ड बना सकते हैं, तो कोई फिक्स स्टैंडर्ड इसका नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल आर यूज टू डिफाइन क्लियरली एंड कंसाइजली द डिसीजन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम इन ए टेबुलर फॉर्म। अब डिसीजन क्या होता है, हम कुछ भी काम करते हैं, फिर डिसीजन होता है, या डिसीजन ठीक होगा या गलत होगा। हम कोई भी काम करें, स्कूल जाना चाहिए कल, ना नहीं जाना, जाना तो क्यों जाना, नहीं जाना तो क्यों नहीं जाना। तो हमारे पास दो डिसीजन है, जा भी सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो जहाँ भी डिसीजन मतलब मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास होंगी, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, डिसीजन टेबल। दे कैन प्रूव टू बी पावरफुल टूल फॉर डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लॉजिक। जो प्रोग्राम हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिसीजन टेबल की हेल्प से, जो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग ईजी कर देगा। द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन डिसीजन टेबल कुड बी ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज डिसीजन ट्री। तो डिसीजन टेबल को आप डिसीजन ट्री में की हेल्प से भी कर सकते हो यूज, और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स की हेल्प से भी, और स्विच केस की स्टेटमेंट की हेल्प से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वे एग्जांपल देखते हैं, ये प्रिंटर की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो प्रिंटर में क्या क्या केसेज हो सकते हैं, क्या क्या डिसीजन हम लेने पड़ सकते हैं, जैसे देखते हैं। अगर प्रिंटर, तो इसमें क्या होंगी, पहले कंडीशन होंगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्शन होंगे,
उसके हिसाब से हम रूल्स क्रिएट करेंगे अपने कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, और जैसे प्रिंटर प्रिंट्स अगर प्रिंटिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसकी रेड लाइट भी फ्लैश नहीं हो रही है और उसका कंप्यूटर ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है, तो हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन होंगे, उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। अब एक प्रिंटर कंपनी है, एचपी बोल रहे हैं, कैनन बोल रहे हैं, एप्सन बोल रहे हैं, तो उसने अपने प्रोग्राम बनाना है कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करेंगे। और ये चीज़ें हैं, ये सिम्टम है आपके प्रिंटर के, तो क्या होगा, जब हम प्रिंटर की केबल चेक करेंगे, इंश्योर की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा हो हमने, या हमें इंक उसमें चेक करेंगे। अगर प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा लेकिन रेड लाइट फ्लैश हो रही है और प्रिंटर को रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो समस्या क्या है, रेड लाइट वेलिंग को मतलब या तो उसमें इंक नहीं है या उसमें पेपर फंस गया है। ठीक है, ना उसमें प्रिंट कर रहा हो, ना उसमें रेड लाइट फ्लैश हो रही, ना उसमें को कंप्यूटर ने रिकॉग्नाइज कर रखा, तो मतलब उसका प्रिंटर स्विच ऑफ हो रखा हो, पावर केबल लगी हो मतलब उसकी। ठीक है, या उसको कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर रखा, या उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रखा। तो ऐसे जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे सारे, वो हम इसके डिसीजन टेबल के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी हमारे प्रोग्राम की बढ़ गई कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन और परमुटेशन हो सकते हैं। ये हुआ तो ये होगा, ये अगर जो सिम्टम है तो ये बीमारी होगी, तो अब इसको मेडिकल केस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा होता है डिसीजन टेबल ऐसे। अब इसका फायदा क्या है, इंपोर्टेंस क्या है इससे। डिसीजन टेबल आर वेरी मच हेल्पफुल इन टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स। जब टेस्ट केस करते हैं हम, हमें किसी को टेस्ट करना है, टेस्ट में क्या इनपुट देंगे हम, इनपुट कुछ भी हो सकता है। हमने अब कोई फॉर्म भरते हैं, उसमें होता है कि ओनली एंटर अल्फ़ाबेट्स, नो नंबर्स आर अलाउड, नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। वो क्या है, टेस्टिंग है। उसमें आप ट्राई करते हो, अलग अलग कीवर्ड्स डाल के देखोगे, भाई स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखो, ये एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब ठीक है, हमारा जो लॉजिक लगाया है। ठीक है, इसलिए टेस्टिंग के टाइम पे हम डिसीजन टेबल का बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इट हेल्प्स टेस्टर टू सर्च द इफेक्ट्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इनपुट्स एंड अदर सॉफ्टवेयर स्टेट्स दैट मस्ट करेक्टली इम्प्लीमेंट बिजनेस रूल्स। तो वही टेस्टर अलग अलग कॉम्बिनेशन पे उसको ट्राई करते रहेंगे, तो उसके हिसाब से क्या आउटपुट आ रहा है वो देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। इट प्रोवाइड्स ए रेगुलर वे ऑफ स्टेटिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल। कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सोल्व करेगा, डेवलपर्स को भी हेल्प करेगा, टेस्टर्स को भी हेल्प करेगा। इट असिस्ट इन डेवलपमेंट प्रोसेस विद डेवलपर टू डू ए बेटर जॉब। तो डेवलपर को क्या है, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो सारा डेवलपर ने किया है, तो उसको मिल जाएगा भाई ये मैंने लॉजिक अप्लाई करने, इफ हेल्प्स लगेंगे हमारे, इतने स्विच के स्टेटमेंट लगेंगे, उसके हेल्प से उसको डेवलपमेंट ईजी हो जाएगी, साथ में टेस्टिंग भी हो जाएगी। टेस्टिंग विद ऑल कॉम्बिनेशन माइट बी इम्प्रैक्टिकल। अब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के एक वर्ड आप सुनोगे आगे, टेस्टिंग एनीथिंग, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग ऑफ एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। इतना ही समझो, आगे इसको बाद में देखें कभी, इसका एग्जांपल देखें रियल जब सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे हम सी प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज में। A decision table is basically an outstanding technique used in both testing and requirement management। तो रिक्वायरमेंट भी हमें पता लग गया कि हमें क्या पीछे करे थे, ये एक प्रिंटर का प्रोग्राम था कि प्रिंटर के जो इश्यू आएंगे उसको यूज़र को कैसे पता चलेगा, तो उसके हिसाब से उसको एरर दिखाएंगे आगे। ठीक है, ये आप ये चेक करो, ये समस्या है तो ये चेक करो, ये समस्या है तो ये चेक करो, उसके लिए भी हमारा यूज़ हो रहा है। इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज टू प्रिपेयर रिक्वायरमेंट व्हेन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल। तो जहाँ भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो डिसीजन टेबल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मॉडलिंग कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक। जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन समझ ज़्यादा होंगी, चॉइसेस ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे डिसीजन टेबल यूजफुल होगी। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे सी प्रोग्रामिंग।